विज्ञान या सोशल साइंस विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाले विषयों में से एक है, परंतु क्या इसको पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आप ये बता सकते हैं कि वे कौन कौन से विषय हैं जिन्होंने समाज विज्ञान सब्जेक्ट को जन्म दिया? क्या आप ये बता सकते हैं कि वे विषय जिन्होंने समाज विज्ञान सब्जेक्ट को जन्म दिया उन्होंने कौन कौन से टूल्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से समाज विज्ञान सब्जेक्ट का जन्म हुआ? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समाज विज्ञान के जन्म के पहले की वे सारी घटनाओं के बारे में जिसकी वजह से समाज विज्ञान सब्जेक्ट का जन्म हुआ है। साथ में सॉल्व करूंगी कुछ ऐसे एनालिटिकल क्वेश्चंस जो कि आपको वेरियस रिक्रूटमेंट में हेल्प करेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे साथ बने रहिए शुरुआत से लेकर अंत तक और मैं आपको एक बार फिर से लेकर चलती हूँ शैक्षिक समुद्र की गहराइयों में। हाय, आई एम डॉक्टर मनीषा विजयवर्गीय, आई एम अ कोर एजुकेशन एक्सपर्ट और मैं आपको कोर एजुकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करूंगी। तो एक बार चलते हैं, आइए। समाज विज्ञान या सोशल साइंस सब्जेक्ट का जन्म 1650 यानी कि 1650 के बाद माना जाता है, पर 1650 या 1650 के पहले ऐसा क्या हुआ जिसने समाज विज्ञान विषय या सब्जेक्ट को जन्म दिया? तो इस बात को थोड़ा गहराई से समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जब इंसान का जन्म होता है तब उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया उसका शरीर और दूसरा हो गया उसका ब्रेन यानी कि उसका मस्तिष्क। जब इंसान का मस्तिष्क उसके शरीर को कुछ इंस्ट्रक्ट करता है तब इंसान का शरीर जो है वो काम करता है या मूवमेंट करता है। इंसान के शरीर को दो भागों में बांट सकते हैं, एक है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, दूसरा फंक्शनल यानी कार्यात्मक आयाम। उसी तरह से ब्रेन यानी मस्तिष्क को भी दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि उसका एक हो गया बायोलॉजिकल या शारीरिक आयाम और या दूसरा हो गया उसका फंक्शनल या फिर कार्यात्मक आयाम। जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट या फिर शारीरिक आयाम होता है उसको इंसान देख छू के महसूस कर सकता है, लेकिन फंक्शनल एस्पेक्ट या कार्यात्मक क्षेत्र इंसान को दिखाई नहीं देते, जैसे कि जब दिमाग कुछ काम करता है तब वो हमको दिखाई नहीं देता है। अब जब ये चारों चीजें यानी कि शरीर का शारीरिक और कार्यात्मक क्षेत्र और ब्रेन का बायोलॉजिकल और फंक्शनल एस्पेक्ट आपस में मिल जाते हैं तो ये चारों कुछ मिल करके क्या करते हैं, इंसान को कुछ एक्शन करने के लिए फोर्स करते हैं या फिर उसको कुछ गतिविधि करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अब जब इंसान कोई गतिविधि करने के लिए सक्षम हो जाता है तो वो तब होता है जब इंसान का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क जो है वो पहले एक्टिव होगा। अब जब ब्रेन एक्टिव होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन गिव बर्थ टू थॉट फर्स्ट। ठीक है, यानी कि जब ब्रेन एक्टिव होता है तो इंसान के दिमाग में सबसे पहले आते हैं उसके विचार। अब जब विचार आते हैं तो प्रत्येक विचार यानी कि थॉट जो है किसी भी चीज को देखने और समझने का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि दृष्टिकोण पैदा करता है, जिसके कारण एक इंसान एक ही चीज को अलग अलग तरीके से भी देख सकता है और ये भी हो सकता है कि किसी एक चीज को जिस तरह से देख रहा है वो दूसरा आदमी उसी चीज को दूसरे एंगल से देख रहा है और कुछ और समझ रहा है। अब जब विचार आते हैं और ये विचार कोई दृष्टिकोण या पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं तो इससे क्रिएट होता है थीसिस या एंटीथीसिस, जिसको कि हम वाद या प्रतिवाद भी कहते हैं। इस चीज को हम सब गहराई से समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि कोई एक छोटा बच्चा है और उसको भूख लग गई। अब जब उसको भूख लगी है तो वो क्या करेगा कि वो आसपास कुछ खाने का ढूंढता है और उसको उठा करके वो खा लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे उसने कुछ खाया तब हो सकता है कुछ जो उसकी, मान लीजिए एक अगर ये उदाहरण है तो उसकी मदर आती है और वो ये कहती है कि ठीक है, मेरा बच्चा भूखा था और उसने कुछ खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो किसी से छीन के खा लेता है या किसी का लेके खा लिया या उसके खाने से किसी और को नुकसान हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मैटर करता है कि उसका पेट भर गया खाने से, यानी कि उसकी माँ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या देखने का दृष्टिकोण है वो इतना क्या बताता है कि ईटिंग बाय एनी मीन्स इज जस्टिफाइड, यानी कि किसी भी तरह से खाना जो है वो न्याय के अंतर्गत आता है क्योंकि मेरा बच्चा अभी छोटा है और वो भूखा है। लेकिन वहीं पर जो क्या है उसके फादर खड़े हुए हैं सपोज, तो वो ये कह सकते हैं कि नहीं भाई ठीक है, अभी उसको भूख लगी तो उसने खा लिया, लेकिन शुरू से ही उसको ये समझाओ या आदत डालो कि किसी भी तरह से खाना जो है वो ठीक नहीं है, हमको सिर्फ वैसे ही खाना चाहिए जो कि जिसका कि तरीका एकदम सही हो यानी कि फेयर हो। हम अगर कुछ खा रहे हैं तो उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको शुरू से ही इस बात का हैबिट डाल देना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव है वो है खाना यानी कि पेट भरना, और उसके संबंध में दो तरह के दृष्टिकोण या दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्रिएट हो रहा है। एक हो रहा है कि ईटिंग बाय एनी मीन्स और उसको जस्ट अपोज कर रहा है, उसको काट रहा है, वो है दूसरा थॉट या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, और वो कहता है ईटिंग शुड बी ओनली थ्रू फेयर मीन्स, यानी कि सही तरीके से ही खाना चाहिए। तो जो पहला विचार आया वो था वाद, और जिस दूसरे विचार ने पहले वाले विचार को काटा उसको कहेंगे प्रतिवाद यानी कि एंटीथेसिस। अब यहाँ पर क्या होता है
कि ये जो थीसिस बना यहाँ पर कि ईटिंग बाय एनी मीन्स और ईटिंग बाय फेयर मीन्स, वो क्या करता है कि दो पॉइंट ऑफ व्यू है, दो विचार है। अब यहाँ पे सिर्फ विचारा के रूप में नहीं है, ये क्या करते हैं अपने ही जैसे समान विचारधारा वाले लोगों को अपने साथ में मिला लेते हैं, उनका समर्थन या सपोर्ट वो खोजते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे उसकी माँ ने अगर उसको सपोर्ट किया, तो माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करते हुए दूसरे लोग भी आकर वहाँ खड़े हो जाएंगे और वो लोग भी बोलेंगे कि नहीं ये माँ है और ये सही कह रही थी, ठीक है भैया उसके बच्चे ने खा लिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ उसके माँ को ही सपोर्ट नहीं मिलेगा, कुछ घर वाले ऐसे भी होंगे जो उसके फादर के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सपोर्ट करेंगे और वो ये कहेंगे कि नहीं शुरू से बच्चे को ये चीज़ सिखाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक जब थॉट आता है तो अपने जैसे थॉट को क्या करता है, असेंबल करने की कोशिश करता है, अपना ग्रुप बनाने की कोशिश करता है ताकि उसको सपोर्ट मिले और उसका एग्जिस्टेंस बना रहे। तो इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे लोगों के विचार इकट्ठा हो जाते हैं और एक जब ग्रुप बन जाते हैं तो उसको थीसिस कहते हैं। अब इसी प्रोसेस के अंतर्गत जब दर्शन यानी फिलॉसफी सब्जेक्ट आई, वो एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट थी, जो कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। अगर आपने मेरा वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, आप उसमें मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि दर्शन जब पहले आया यानी फिलॉसफी आई, तो यहाँ पर ईटिंग थ्रू फेयर मीन्स यानी कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू के अंतर्गत जब बहुत सारे व्यूज आ गए, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जो उसको सपोर्ट करने लगे, तो वो क्या हो जाता है, बहुत बड़े सारा एक ग्रुप बन जाता है, इक्वल थॉट्स का एक ग्रुप बन जाता है। तो ये जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो यहाँ से क्या क्रिएट होता है, एक स्कूल या इज्म क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इज्म क्रिएट होता है, इसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो सदियों तक उस एक ही विचारधारा को फॉलो करते जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको चलाते जाते हैं। अब हमने जैसे ये पहला उदाहरण लिया था ईटिंग थ्रू फेयर मीन्स, तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि वहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जिसको कि कहते हैं, हम कह सकते हैं शुड बी, यानी कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो होनी चाहिए वाली जब चीज़ें आ गई तो ये क्या कहलाती है, आदर्शवाद कहलाती है कि कोई भी चीज़ एक जो है वो पर्टिकुलर तरीके से होनी चाहिए, अगर वो उस तरीके से नहीं होती, वहाँ कुछ नियमों का अगर खंडन होता है तो वो गलत कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब शुड बी चीज़ आती है तो सबसे पहले क्रिएट हुआ यहाँ पर आइडियलिज्म। हम ये देखते हैं कि इंसान जो जब पैदा हुआ तो वो क्या था, हम एक जानवर थे, एक एनिमल थे, और हमको जो रैशनलाइज किया गया, हम जब रैशनलिज्म हमारा हुआ है तो वो क्या होता है, उसके लिए बहुत सारे थॉट या स्कूल प्रोसेसेस ऐसे थे जिसने कि हमारे रैशनलिज्म को सपोर्ट किया, हमारे रैशनलिज्म को बनाया है, जिसके कारण हम इंसान बने। तो सबसे पहले क्या बना आया, वो था आइडियलिज्म। आइडियलिज्म ने ये बोला कि हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है और हर चीज़ जो होता है इट शुड बी। अब इस शुड बी का कोई लिमिटेशन नहीं होता, ठीक है। ये आइडियल होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई उद्देश्य है कि हमको अपने आप को अच्छा बनाना है, तो अच्छा कहाँ तक बनाना है, किस लिमिट तक बनाना है, इसका कोई लिमिटेशन यहाँ नहीं होता। इतना अच्छा बनाओ कि आपका अपना शरीर जो है वो छूट जाए, यानी कि अगर बच्चा भूखा है और उसके आसपास कुछ ऐसे खाने का सामान मौजूद है जो कि वो नहीं ले सकता, यानी कि वो किसी और का है और उसको भूख लगी है। अब यहाँ आइडियलिज्म क्या कहता है, भले ही भूखे मर जाओ लेकिन दूसरों का लेके नहीं खाना, तुमको वहां तक अच्छा बनना है। तो अगर इंसान उस तरह तक भूखा रहेगा और वो हमेशा आदर्श में लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका शरीर खत्म हो जाएगा, उसका शरीर का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन वहां पर क्या है, उसका एक सोल, यानी सोल, उसकी आत्मा जो है वो हमेशा वहाँ पर अपने आप पर कोई ब्लेम नहीं लेना चाहती है, यानी कि वहाँ पर जो जो भी चीज़ें अच्छी हैं, मैं पवित्र हूँ, मैंने ऐसे काम किए जो कि हमेशा मुझे सही ठहराते हैं, वो कहता है आइडियलिज्म की इंसान को ऐसा होना चाहिए। यानी कि उस बच्चे को तब तक खाना नहीं खाना चाहिए जब तक कि कोई उसको इजाज़त ना दे, जब तक कि कोई उसको ये ना, जब तक कि वो पूरी तरह से मैंने फेयर ना हो तब तक नहीं खाना चाहिए, भले ही वो भूखा मर जाए। अब यहाँ पर आइडियलिज्म क्या कहता है कि शरीर जो है उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंस है वो सोल का है, ठीक है। शरीर जो है वो सोल से बिल्कुल भी अलग है और हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके कारण हमारा सोल जो है वो कहीं से भी माने वो उसके ऊपर कोई ब्लैक स्पॉट या कोई कलंक जैसी चीज़ें उसमें लगे। वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक पवित्र होना चाहिए, और इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, हमेशा अच्छी ही चीज़ें करनी है हमको, कोई भी बुरा काम, गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो आइडियलिज्म है, ये आइडियलिज्म के साथ जितनी भी थॉट्स जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, पूरी तरह से पवित्र है, पूरी तरह से शुड बी वाली चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसका कि कोई लिमिटेशन नहीं है, और ये पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। कि यानी कि अगर हम इस हद तक अच्छे बन जाए कि बच्चे ने खाना ही नहीं खाया तो मर जाएगा, लेकिन वहाँ पर क्या है, उसका जो सोल है वो पवित्र रहेगा क्योंकि उसने गलत तरीके से खाना नहीं खाया। ये आइडियलिज्म कहता है, ठीक है, कि हमेशा जो करो अच्छा करो और बेस्ट करो, पवित्र करो, है ना, ठीक है, कुछ भी चीज़ें गलत तरीके से नहीं करनी चाहिए। अब जब ये इज्म चल रहा था और लॉन्ग लॉन्ग ईयर तक ये इज्म चलता रहा, तो उसके ऑपोजिशन में आ गया नेचुरलिज्म, यानी कि प्रकृतिवाद आकर के खड़ा हो गया वहाँ पर, और प्रकृतिवाद ने साफ साफ सा आइडियलिज्म का विरोध किया।
अभी हमने देखा पहला थीसिस था उसका विरोध कर रहा था एंटीथेसिस, वैसे ही सेम चीजें हो गई जब आइडियलिज्म था उसका अपोज करने लगा नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद ने क्या कहा कि सिंस आई एम मेड फ्रॉम नेचर, यानी कि मैं क्या हूँ, एक प्रकृति का हिस्सा हूँ, मेरा शरीर प्रकृति ने जन्म दिया है, मेरा शरीर क्या है, फिजिकल, यानी कि आई एम मेड फ्रॉम फिजिकल नेचुरल नेचुरल जो इन्वायरमेंट है मैं वहां से जन्म लिया हूँ वह, तो मेरा क्या होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखता है वो है मेरा अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, आपकी आत्मा है लेकिन मैं अपने शरीर को मार नहीं सकता। आत्मा की वैल्यू तब तक है जब तक कि मेरा शरीर है, बिना शरीर के आइडियलिज्म यानी कि सोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो नेचुरलिज्म ने पूरी तरह से अपने फिजिकल जो उसका नेचर था, हमारे बॉडी का जो एक फिजिकल नेचर या एग्जिस्टेंस होता है उसको पूरी तरह से सपोर्ट किया और ये कहा कि आत्मा की वैल्यू है लेकिन आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक उसको शरीर का साथ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर नेचुरलिज्म ने पूरी तरह से फिजिकल एनर्जी हमारे बॉडी को सपोर्ट किया और ये बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, आपका शुड भी होना चाहिए कि हम किसी का लेकर नहीं खाएं, लेकिन सबसे पहले क्या जरूरी है, मेरा अपना एग्जिस्टेंस, कि बच्चे को भूख लगी तो पहले तो उतना खाना खा ले, उसके बाद में वो जब वो जिंदा बचेगा तब तो शुड भी, तब तो वो समझेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले भाई मुझे मेरा शरीर बचाना। अब आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म में दो कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। एक तो था उसका अपना स्कूल रन हो रहा था, नेचुरलिज्म का अपना था। आइडियलिज्म कह रहा था आत्मा या सोल ही इंपॉर्टेंट है, नेचुरलिज्म कह रहा था कि भाई मेरा फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो दोनों अपने अपनी विचारधारा को लेकर के चल रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये दो विचारधाराएं चल रही हैं तो थर्ड जो आया, जो इन सब चीज़ों का क्या होता है, डिस्कशन शुरू होता है। चीज़ें ऐसी क्रिएट नहीं हो जाती हैं। लोग क्या करते हैं, आपस में असेंबल होंगे, गैदरिंग होती है और एकत्रण के बाद में अंतर संचरण, यानी कि वो जो सोच रहे हैं, अपना जो लॉजिक दे रहे हैं, इस लॉजिक को क्या करेंगे, आपस में वो डिस्कस करेंगे, इंटर कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये इंटर कम्युनिकेट जब करते हैं तो क्या हुआ, यहाँ पर इन सब चीज़ों का एनालिसिस हुआ, यानी कि विश्लेषण शुरू हो गया। विश्लेषण के अंतर्गत क्या हुआ कि विश्लेषण ने क्या किया कि आइडियलिज्म के भी सही और गलत एस्पेक्ट को रखा और नेचुरलिज्म के भी सही और गलत एस्पेक्ट को रखा। ठीक है, पूरी तरह से उसने आइडियलिज्म को भी अपोज नहीं करता है और पूरी तरह से नेचुरलिज्म को अपोज नहीं करता। विश्लेषण का एक ही काम होता है कि कोई भी घटना होती है उसकी सही और गलत चीज़ों को वो बता देता है, बस एनालाइज करेगा और वो ये बता देगा इसका ये सही है ये गलत है। ठीक, अब जब एनालिसिस का प्रोसेस हो गया तो वहां से क्या आता है, जो अच्छी चीजें हैं उन अच्छी चीजों को ही क्या करते हैं, ले लेते हैं। आगे क्यों लेंगे, उसको अगली पीढ़ी तक कन्वे करने के लिए उसको ले लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, सिंथेसिस का प्रोसेस या संश्लेषण कहा जाता है। और इस संश्लेषण के तहत अच्छी चीज़ों को ले करके आगे बढ़ाया जाता है और बुरी चीज़ों से क्या करते हैं, लेसन लेते हैं और उसको ये बताते हैं कि देखो ये बुरी चीज़ है और इससे ये लेसन लिया जाए कि इस चीज़ को नहीं करना है। ठीक है, तो अब जो चीज़ें अच्छी थी वो अच्छी चीज़ें क्या बन जाती है, रूल बन जाती है। अब जब अच्छी चीज़ें रूल बनेगी तो ये रूल पीढ़ी दर पीढ़ी रिपीट होते हैं, ईयर्स बहुत सारे साल लग जाते हैं और वो ये रूल्स रिपीट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब बच्चे को ये सिखाया कि सुबह 4 बजे उठना है या सुबह जल्दी उठना है, तो ये क्या हमने एक रूल बना दिया। आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि कोई भी उठ करके 5 बजे उठ रहा है और 5 बजे उठ के ऑफिस जा रहा है। एक रूल है कि सुबह जल्दी उठना है, उठने के बाद में इतने टाइम तक हमको ऑफिस पहुंचना है। तो दिस इज द यूनिवर्सल रूल और ये यूनिवर्सल रूल जब रिपीट होता है तो ये क्या बन जाता है, स्ट्रॉन्ग नॉर्म बन जाते हैं। ठीक है, या मानदंड बन जाते हैं। यही कारण है कि कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई सोसाइटी में कि जैसे कि भाई हमको ऑफिस जाना है तो सुबह जाना है, इतने से इतना टाइम हमारे ऑफिस का रहता है। तो ये क्या बन जाएंगे, रूल्स जब रिपीट हुए तो ये रिपीट होकर के क्या बन गए, नॉर्म्स बन गए। अब हम ये देखते हैं कि ये नॉर्म्स क्यों बने और किस तरह से ये नॉर्म्स ने आगे काम किया और करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि नॉर्म बन गए, रूल्स बन गए। अब ये रूल्स जब बनने लगे तब क्या हुआ कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये आया कि ठीक है भैया, आत्मा का एग्जिस्टेंस यानी कि सोल का एग्जिस्टेंस भी समझ में आया, आपके बॉडी यानी कि फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसका भी हमको समझ में आता है कि आपका शरीर है उसका भी इंपॉर्टेंस हमको समझ में आया। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, वो होती है सोसाइटी, यानी कि मास ऑफ पब्लिक, यानी जितने ज़्यादा लोग होंगे उनका एग्जिस्टेंस यहाँ पर मैटर करता है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको सबसे पहले आइडियलिज्म जो था उसको अपोज किया गया, यानी कि जो आदर्शवाद था उसका पूरी तरह से विरोध किया गया, क्योंकि आदर्शवाद जो था वो अमूर्त था। और ये कहा गया कि चूंकि हम हैं तो हम अमूर्त चीज़ों पर पूरी तरह से नहीं जा सकते। ठीक है, आइडियलिज्म का अपोज किया गया और नेचुरलिज्म का भी अपोज किया गया। ये कहा गया कि भाई सिर्फ आप अगर अपने ही शरीर को देखोगे तो आप तो जंगली बन जाओगे ना, कि हम तो सिर्फ अपना खा रहे हैं, अपना ऐशो आराम कर रहे हैं, तो हम क्या करें अपने स्वार्थ के लिए फिर हम दूसरों का गला काट दें, वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि जो इतने ज़्यादा लोग हैं, सोसाइटी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, ऐसा काम करें। हम ऐसा भी नहीं हो कि इंसान पूरा नेचुरलिज्म के तहत जंगली बन जाए, जैसे कि जानवर जो होता है अपने पेट भरने के लिए सबको खा जाएगा और कुछ नहीं मानता। वैसे ही हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हो सकते और वैसे ही हम इतने अच्छे भी नहीं हो सकते कि हम अपना शरीर ही छोड़ दें। तो इन दोनों विचारधाराओं का, दोनों इज्म का पूरी तरह से विरोध करते हुए जो थर्ड व्यू पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट हुआ सोसाइटी में वो था रियलिज्म। रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद। यथार्थवाद ने क्या बोला
कि जो चीज़ें दिख रही है मुझे ना, वही चीज़ सच है भाई, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कहाँ आत्मा है, मैंने नहीं मुझे दिखाई नहीं देता। नेचर में फिजिकली हूँ, लेकिन फिर भी एकदम नेचुरल रूल जो है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं रियली एकदम उसके जैसा जंगली नहीं हो सकता, तो उसको भी मैं नहीं मानता। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे सामने है, मैं सिर्फ उसी को इम्पोर्टेंट मानता हूँ, वही मेरे काम है। अब रियलिज्म के साथ में आ गया प्रैग्मेटिज्म, कुछ टाइम के बाद और चीज़ें रिफाइन हुई, और रिफाइन होने के बाद में प्रैग्मेटिज्म यानी व्यवहारवाद आया, और व्यवहारवाद ने ये बोला कि ये चीज़ें दिख रही हैं वो सच है, ये तो ठीक है, लेकिन वो चीज़ें जो दिख रही है वो अगर मेरे काम की नहीं है तो मेरे से क्या मतलब। ठीक है, हम हमारे पास में बहुत सारी धन दौलत है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो मेरे काम की नहीं है। जो मेरे काम की है, जिसको मैं अर्न कर सकता हूँ, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो क्या है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सारे यथार्थ को अब मैं मेरे लिए जब तक इंपॉर्टेंस नहीं होगा तब तक मैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो ये दो इसमें यानी कि यथार्थवाद और व्यवहारवाद ने जब थॉट्स को बहुत सिंथेसाइज किया, तो सिंथेसाइज उस सिंथेसिस के कारण ये निकल के आया कि जो है वो सोसाइटी का इम्पोर्टेंस, सोसाइटी का एग्जिस्टेंस पहले ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनका एग्जिस्टेंस बचा रहे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये एग्जिस्टेंस सिर्फ बना नहीं रहे, वो डेवलप भी करें, उनका ग्रोथ भी हो, ताकि सोसाइटी में वेलफेयर बना रहे। ठीक है, तो इनका ऑब्जेक्टिव, इन्होंने सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये माना कि सोशल ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी। तो इन दोनों ने क्या किया कि जो नॉर्म, जिस नॉर्म्स की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि रूल्स जो है वो जब फिक्स हो जाते हैं तो वो नॉर्म्स बन जाते हैं, तो वैसे ही जब लॉन्ग टर्म उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि भाई ये रूल्स हैं और ये रूल्स जो है वो नॉर्म बन गए, तो इन नॉर्म के तहत यानी सोशल कुछ नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स के तहत ही सारे काम होने हैं। ऐसा नहीं कि हम सोसाइटी के अगेंस्ट जाके सारा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉर्म्स, जो भी एक्ट, जो भी व्यवहार, जो भी हमारे बिहेवियर है, वो सारे के सारे सोशल सोसाइटी के नॉर्म्स यानी सोसाइटी के एक पर्टिकुलरली कुछ मानक के तहत ही हमको काम करना है। ऐसा नहीं कि हम हर कुछ कर लें। ठीक है, तो उस नॉर्म्स को क्या करती है सोसाइटी, मेंटेन करके रखती है। आप आज भी देखेंगे कि लव मैरिजेस आज भी अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो एक रूल चलते 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 एक नॉर्म बन गया, फिक्स हो गया। ठीक है, कि ऐसा ही होगा, हमारे समाज के लड़के या लड़की के अंदर शादी होगी, दूसरे समाज के लोगों में वो शादी नहीं होगी, उसका विरोध होने लगा। तो यहाँ पर ये क्या, नॉर्म्स फिक्स हो गए। अब इस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही लोगों को शादी करनी है। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या करते हैं बहुत सारे सोसाइटी में आज भी क्या होते हैं, लड़के लड़की को मारा जाता है या फिर उनको पनिशमेंट दी जाती है, इस तरह का प्रावधान है। तो सोसाइटी का नॉर्म्स जो होता है उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन करना है, ये इन दोनों विचारधाराओं ने बताया। ठीक है, अब इन्होंने ये बोला कि फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी हमको क्या करना है, सिर्फ नॉर्म्स तो हमने फिक्स कर दिया, अब हमको प्लान भी बनाना है। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली कुछ काम कर लें, हमको एक प्लान के तहत करना है। तो ये जो प्लान के तहत करने की बात सबसे पहले की थी, वो की थी रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के तहत आई थी, और इन लोगों ने सबसे पहले योजना विधि यानी कि प्लान मेथड को इंट्रोड्यूस किया, उनको उनका परिचय दिया था। और ये प्लान मेथड क्या था कि हमको सिर्फ सही और गलत नहीं बताना, यानी कि कोई भी चीज़ का विश्लेषण या एनालिसिस करके चीज़ों को खत्म नहीं करना है, और ना ही हमको बहुत ज़्यादा बौद्धिक फंक्शन की तरफ जाना है, स्पेकुलेटिव फंक्शन की तरफ जाना है, जो कि आइडियलिज्म में हो रहा था। तो इन दोनों को उन्होंने भी अपनाते हुए उसका बीच का रास्ता अपनाया। ठीक है, कि हम सही गलत करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो हमको अच्छे एक्सपीरियंस होंगे उनको लेंगे, और उसके साथ में हम थोड़ा स्पेकुलेटिव फंक्शन करेंगे, यानी दिमाग से सोचेंगे, लेकिन हम दिमाग से सोचते सोचते पूरा खो नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि हम सोच रहे और लीन हो गए भाई सोचने में ही, हमारे शरीर में तो कुछ काम हो ही नहीं रहा, तो हम जब तक कुछ काम नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे, कुछ भी चीज़ अचीव कैसे करेंगे। तो प्लान मेथड के अंतर्गत क्या किया गया कि जो विश्लेषण वाली चीज़ थी और जो बौद्धिक फंक्शन वाली चीज़ थी, इन दोनों के बीच की चीज़ को अपनाया गया। अब इस बीच की चीज़ को अपनाने के बाद में जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य रखा गया, वो ये रखा गया कि इंसान को कोई भी काम कैसे करना, अपने अनुभव के द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होगा, हम तभी उस चीज़ को मानेंगे। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे ही कुछ बोल दिया और हम मान गए, मैंने आकर आज ये कह दिया कि भाई वहाँ तो कुछ हो रहा था और लोग उस चीज़ को मान गए, ऐसा नहीं। वो एक्सपीरियंस करके देखें, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अगर उनको कोई चीज़ लगती है कि ये उपयोगी है, ये हमारे काम की है, तभी हम उस चीज़ को मानेंगे। तो पहला उनका ये तरीका, ये बात उन्होंने बोली जो रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म ने बोली थी। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि उन्हीं चीज़ों को रखा जाए जो कि वैलिड और नॉर्मल लॉजिकल एबिलिटी जिसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ें वैध और उपयोगी हो। जैसे कि पहले जो था वो बैलगाड़ी हुआ करती थी, अब समय चेंज हुआ तो ऑफिस बनने लगे, लोग कर्मचारी काम करने लगे। अब जब कर्मचारियों को समय पर ऑफिस जाना है तो हम पहले चलने वाली बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके ऑफिस रोज पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो लेट हो जाएंगे और कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब बैलगाड़ी लगभग गायब हो गई, बैलगाड़ी की जगह में क्या आ गया है, मोटरसाइकिल आ गई। तो बैलगाड़ी की वैधता, यहाँ पर वैधता है, वैधता उसको कहते हैं जो कि समय के साथ में अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सके, उसको वैधता या वैलिडिटी कहते हैं। तो अब बैलगाड़ी ने क्या हुआ, टाइम के साथ अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाया,
ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब उसकी जगह में क्या आ गया, दूसरी चीजें आ गई। तो यहाँ पर हमारे सामने एक नॉर्मल लॉजिक भी होना चाहिए कि भाई अब जो है वो बैलगाड़ी हमको टाइम पे नहीं पहुंचा पा रही है, नाउ वी नीड समथिंग न्यू जो हमको टाइम पे पहुंचा दे। अब वो टाइम पे जो पहुंचाएगी, जो दूसरी चीज जो उसको रिप्लेस करेगी, वो क्या होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि काश मेरे पास एक चीज होती और मैं तो 1 मिनट में पहुंच जाती ऑफिस, तो ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, वो चीज होनी चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। अब अगर मैं मोटरसाइकिल ला के खड़ा करती हूँ तो मैं ये बता सकती हूँ दिस इज द फैक्ट, ये फैक्ट है, आप देख लीजिए कि मोटरसाइकिल है। हाँ, और ये सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं है, इसका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से साइंटिफिक है, और इसको सिर्फ मैं ही नहीं दूसरे लोग भी बनाएंगे तो ये काम करेगा। तो इसके साथ में क्या हो गया, ये तथ्यात्मक या वैज्ञानिक कार्यात्मक आधार होना चाहिए, ये प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म ने बोला। नेक्स्ट जो था वो कार्यात्मक आधार होना चाहिए, यानी कि सिर्फ बोली ना जाए, साबित ही ना की जाए, भाई वो कुछ काम तो करे। हमने मोटरसाइकिल भी बना दी बैलगाड़ी की जगह, उसको स्ट्रक्चर भी दे दिया, लेकिन वो काम नहीं कर रही है, उसको टाइम पे वो स्पीड से हमको ऑफिस नहीं पहुंचा पा रही, तो उसकी क्या हो गई, फंक्शनल बेसिस, यानी कि कार्यात्मक आधार जो उसका खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे हर कंपनी टाइम के साथ में क्या करती है कि मोटरसाइकिल में चेंजेस करती है, उसकी स्पीड, उसकी क्वालिटी में और बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है, क्योंकि ये जो है ये इसकी वैलिडिटी खत्म ना हो, तो प्रूव इट्स वैलिडिटी कि भाई ये है। हमको आज ऑफिस जाने में कल 1 घंटा, आज आधा घंटा, 15 मिनट से 1 मिनट लगता है, तो ये टाइम जो पीरियड है वो कम हो और हमारी सोसाइटी का और डेवलपमेंट हो, लोग ज़्यादा टाइम पे पहुंचेंगे, ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, फंक्शनल बेसिस तैयार किया है। और आप देखेंगे समय जैसे जैसे बदलता है उसके साथ साथ में ये फंक्शनल बेसिस को ये प्रूव करते हैं, ताकि चीज़ें का वैलिडिटी खत्म ना हो, चीज़ों का एग्जिस्टेंस बना रहे। ठीक है, अब इसके साथ में क्या होगा, जो रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म ने कहा वो ये था कि नॉर्मेटिव फंक्शन बेसिस फंक्शंस और यूजेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो सामान्य काम करते रहे। कोई भी चीज़ जो बनती है वो सामान्य रूप से काम करती रहनी चाहिए। अगर कोई चीज़ बन गई और वो काम नहीं कर रही है, लोगों का वेलफेयर नहीं कर रही है, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे नॉर्म्स वगैरह जो प्रिंसिपल्स जो रूल्स बन रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है अगर वो आपके बदलते समय के साथ में आपके काम की नहीं है तो। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि सबसे पहले प्रैग्मेटिज्म ने ये बोला कि एक्सरसाइज करो, यानी अभ्यास करो। उसके बाद जो एक्सपीरियंस आता है उस एक्सपीरियंस के आधार पर ही सोशल वैल्यूज तय होने चाहिए। मान लीजिए कि लोगों ने लॉन्ग टाइम प्रैक्टिस की कि भाई हमारे समाज में ही लड़के लड़कियों की शादी होनी चाहिए। ठीक है, अब एक्सपीरियंस क्या किया कि भाई ऐसा हो रहा है कि कुछ लड़के और लड़की आउट ऑफ कास्ट, आउट ऑफ क्रीड जाके भी दूसरे लड़के और लड़कियों को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये अनुभव हुआ। हाँ, अब यहाँ पर सोशल वैल्यू क्या हो रही है वहाँ पर, कि ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो प्रिंसिपल के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हमारा जो सोशल वैल्यू वो इफेक्ट करता है। अगर ये चीज़, ये जो प्रिंसिपल या नॉर्म जो है वो यहाँ पर वो वैल्यू बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस आ रहा है हमारा कि लड़के लड़की दूसरे समाज को पसंद कर रहे हैं, ये हमारी वैल्यू को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स ये बताता है कि नहीं, हमको क्या करना है कि अपने ही समाज के लड़के या लड़कियों में आपस में शादी करानी है। आउट ऑफ समाज अगर जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे समाज का क्या होगा, नामो निशान मिट जाएगा। अगर सारी लड़कियों ने दूसरे समाज में शादी कर दी तो एक पर्टिकुलर समाज क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये नॉर्म, ये पर्टिकुलर नॉर्म कि हमारे ही कास्ट, क्रीड और में शादी होनी चाहिए, रिलीजन में शादी होनी चाहिए, ये क्या बन जाता है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, क्योंकि बदलते समय के साथ में इंसान नेचुरली क्या कर रहा है कि दूसरे कास्ट, क्रीड और रिलीजन के लोगों को भी पसंद कर रहा है। ठीक, अब वहाँ पे जब वो पसंद जा रही है तो ये नॉर्म कहता है कि हमको अपने समाज का एग्जिस्टेंस खतरे में नहीं डालना है। यहाँ पर ये फिक्स हो गया, ये अपनी तरह से खड़ा हुआ है कि नहीं, इसके आगे नहीं जाओगे, तुमको जो करना है इसके अंदर अंदर ही करना है। तो नाउ दिस नॉर्म हैज बिकम अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म ये कहता है कि जब ये नॉर्म्स या कुछ भी प्रॉब्लम बनते हैं तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ प्रिंसिपल्स बन रही है, प्रिंसिपल्स के आधार पर नॉर्म्स फिक्स हो गए और उसको ही हम रिपीट करते चले जाएंगे। अगर हम वो रिपीट करेंगे तो इंसान का जो सोशल एग्जिस्टेंस है, उसका जो सोसाइटल जो उसका एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स को समय के साथ में बदल देना चाहिए, बदला जाता है, बदल रहे हैं, ताकि क्या हो, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद में फिर क्या, बहुत सारे लॉ ऐसे आ गए जिन लोगों ने परमिट किया कि ठीक है, अगर आप बालिग हो, 18 से या 21 साल में जो भी मेच्योरिटी लेवल होता है वो आप शादी कर सकते हो, नो मैटर कि आपका कास्ट भी जो भी है उससे बाहर भी आप जाकर के शादी कर सकते हो। ये क्या हो गया यहाँ पर, एक जो दूसरा लॉ बना वो क्या कर रहा है, इस नॉर्म्स के कारण जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सोशल बिहेवियर में, उसको अपोज करके यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सोल्यूशन बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि आगे उसके बढ़ने के लिए, उसका विकास करने के लिए। अब प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म ने जो मेथड्स यूज़ किए वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव रखा था वो था सोशल डेवलपमेंट। उन्होंने साथ साथ ये बोला कि भाई
जो ज़्यादा लोग हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वेलफेयर के लिए हमको काम करना है। और ये पूरा समाज का एक ही उद्देश्य है कि अगर ये डेवलप समय के साथ नहीं करेगा तो क्या होगा कि पूरी सोसाइटी खत्म हो जाएगी। तो सोशल डेवलपमेंट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। दूसरा चीज़ है कि भाई सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बना लें, हम उसके लिए काम भी करना है हमको, ठीक है। और जो काम करना है वो तो प्लान वे में काम करना है, हमको एक निश्चित योजना बना के काम करना है। और जब हम ये काम करेंगे तो उससे जो एक्सपीरियंस हमको गेन होगा, जो अनुभव हमको प्राप्त होंगे, उसको हमको लंबे समय तक चलाते जाना है। ऐसा नहीं कि हमको रुकना नहीं है। रुकना, अगर हम रुक जाएंगे तो क्या होगा, सोसाइटी खत्म हो जाएगी। आप कई बार ये चीज़ को देखेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत काम करते चले जाते हैं, नाम याद नहीं रहता है, लोगों के काम हमेशा याद रहते हैं। क्यों याद रहते हैं? क्योंकि ये जो है ये परिणाम होता है फॉलो अप यानी आगे की कार्यवाही का। लोगों का ने जो काम किया है उस छूटे हुए काम को लोग आगे बढ़ाते चले जाते हैं, आगे बढ़ाते चला जाते हैं, क्योंकि इससे हमारा सोशल डेवलपमेंट होना है। तो सोसाइटी हैज़ केप्ट इज एग्जिस्टेंस, अपनी वैलिडिटी को वो रख रही है। अब हर चीज़ अपने अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। वैसे ही सोसाइटी भी जो होती है वो अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ एक्शंस ज़रूर करती है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें हो गई, फॉलो अप हो रहा है और सोसाइटी डेवलप हो रही है। और जब ये निश्चित समय तक डेवलप होती चली गई तो 1650 यानी कि 1650 के बाद में ऑगस्ट कॉम्टे ने पहली बार एक वर्ड यूज़ किया, उसका नाम था सोशल सोशल साइंस यानी साइंस सोशल यूज़ किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने। और पहली बार विलियम थॉमसन ने 1777 में एक ऐसी बुक लिखी थी जिसके अंदर उन्होंने सोशल साइंस सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस की बात की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से 1650 के बाद में सोशल साइंस सब्जेक्ट का जन्म हुआ। और आज के समय में सोशल साइंस स्टडीज़ जो है वो उसके बहुत सारे ब्रांचेस हो गए, जैसे जैसे रिसर्चेस हुए। तो आज हमारे सामने ना उसके एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मनुष्य जाति का विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, लॉ यानी कानून, भाषा विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं, सोशियोलॉजी। तो इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से 1650 के पहले वो कैसे प्रोसेस पूरा जो था उसको हमने समझा कि कैसे सोशल साइंस के इमर्जेंस तक 1650 के बाद वो सारा प्रोसेस लेकर के आया। और आज हमने बहुत क्लियरली फिर से एक बार इस चीज़ को समझ लिया कि फिलॉसफी यानी कि जो दर्शन शास्त्र है वो पहला विषय था जिसने कि समाज विज्ञान सब्जेक्ट को जन्म दिया। उसके अंतर्गत दो वाद यानी कि दो इज्म क्रिएट हुए जो कि पॉइंट ऑफ व्यू के कारण जनरेट हुए थे। और इन दो पॉइंट ऑफ व्यू के कारण जनरेटेड दो इज्म के कारण हम सोशल साइंस को आज पढ़ पाने में सक्षम हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से एक बार फिर से फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र ने समाज विज्ञान सब्जेक्ट को जन्म दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, कहीं आपके नॉलेज को इनहेंस करने में मदद करता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जो कि आपको इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो चलते हैं। और अब आ रही है उन सवालों और जवाबों की जो कि आपको वेरियस इंटरव्यूज़ को क्रैक करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आज का सवाल नंबर पहला है कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसने सोशल स्टडीज़ को जन्म देने के लिए एक बेसिस तैयार किया। द आंसर इज फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 2, फिलॉसफी या फिर दर्शन शास्त्र के उस काम का नाम क्या है जिसने सोशल स्टडीज़ को जन्म देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो उस काम का नाम है नॉर्मेटिव फंक्शन या फिर प्रकार्यात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 3, नॉर्मेटिव फंक्शन या फिर प्रकार्यात्मक कार्य आखिर कहते किसको हैं? जब समाज का कोई एक ग्रुप अपने कार्य और अनुभव को उसकी उपयोगिता के सहित एक निश्चित लेवल तक पहुंचा देता है या एक निश्चित लेवल अचीव कर लेता है तब उसको मानकीय कार्य या फिर नॉर्मेटिव फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानकीय प्रकार्य को किस वाद या इज्म ने फेवर किया था या इंट्रोड्यूस किया था? तो द आंसर इज रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म ने। क्वेश्चन नंबर 5, मानकीय प्रकार्य में किस किस चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है? नंबर 1 है सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य, दूसरा है एक्सपीरियंस यानी अनुभव और तीसरा है यूटिलिटी या उपयोगिता को। क्वेश्चन नंबर 6, समाज विज्ञान में कौन सा लॉजिक यूज़ किया जाता है? द आंसर इज फॉर्मल लॉजिक। देखा कि किस तरह से फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र ने समाजशास्त्र विषय को जन्म दिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने जल्दी उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सी यू, टाटा एंड बाय बाय।